गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पेपर 4 जो कि ऑप्शनल है उसको पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा का आप मोटा मोटा अर्थ समझ लो। देखो क्या है कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि कोई भी बालक है, कोई भी, चाहे वो विशिष्ट हो, सामान्य हो या अपंग विकलांग बालक हो, वो बच्चे एक साथ बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे मूल वंश के स्थान आधार पर हो, बिना किसी भेदभाव के एक सभी को एक साथ शिक्षा देना। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, भेदभाव रहित शिक्षा देनी चाहिए, जैसा कि बोला मैंने। समायोजन की कला का विकास करना। देखो, जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और को कैरिकुलम करेंगे तो उनमें समायोजन की जो भावना है उसका विकास होगा। ठीक है, इसमें देखो सामान्य हैं, विशिष्ट हैं, अपंग हैं, सभी बच्चे मिलजुल कर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। देखो, जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, और विशिष्ट तो बच्चे आपको पता ही है कि विशिष्ट बच्चे कैसे कहते हैं। विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, अब देखो समावेशी शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या क्या हो सकती हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, संवैधानिक उत्तरदायित्व को निर्वाह, क्योंकि संविधान में अलग अलग जगह क्या बोलते हैं, शिक्षा के समान अवसरों की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में कही गई है ना। अनुच्छेद 21A में कही गई है ना। तो ये सारी चीज़ें। सामाजिक समानता, जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, है ना, तो फिर समाज में कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन का विकास। ठीक है, हर बच्चा जो है उसके जीवन का विकास होगा। देखो, समावेशी शिक्षा में एक चीज़ है कि ये कहता है, सिद्धांत दिया होगा ना, सिद्धांत दिया है, यहाँ समझाएंगे। ठीक है, चलिए। समाज के विकास के लिए ज़रूरी है ना। लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। उचित समायोजन भी होता है इससे। आधुनिक तकनीकी के उपयोग के लिए, शिक्षा का सार्वभौमिक मतलब शिक्षा जो है सभी के लिए। रोजगार के समान अवसरों में वृद्धि, ये सारी की सारी आवश्यकताएं हैं और ये महत्व भी है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। विभिन्न कौशलों की पहचान। ठीक है, सभी जो भी कौशल हैं उनको पहचान सकें समावेशी शिक्षा द्वारा। सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, है ना। सामाजिकता की भावना का विकास हो समावेशी शिक्षा द्वारा। अशक्त और बाधित बालकों की क्षमता का विकास हो, उनमें जो आत्मविश्वास है उसका विकास हो, चुनौतियों के लिए वो तैयार हो सकें, है ना। और असमर्थता से समर्था, ये देखो इम्पॉर्टेंट है, असमर्थता से समर्थता की ओर ले जाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है कि बच्चे पहले बहुत ही, जो बच्चे विकलांग होते हैं या जिनका IQ 90 से कम होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में उनमें आत्मविश्वास कम होता है, वो असमर्थ होते हैं किसी चीज़ को सीखने में, है ना। उनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें असमर्थता से समर्थता की ओर ले जाया जाता है। उनके जब बच्चा, देखो, जब कोई बच्चा सीखता नहीं है, तो कोई चीज़ जानता नहीं है, तो उसमें आत्मविश्वास की ऑलरेडी कमी होती है। जब उसको नॉलेज हो जाती है ना, कोई बच्चा तभी कुछ कह पाएगा या बोल पाएगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, जब उसमें उस चीज़ की नॉलेज होगी और वो कॉन्फिडेंस से कह पाएगा। और उसको उसके प्रति क्या बोलते हैं, किसी टॉपिक के से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं होगी, तो फिर वो क्या नाम है, घबराएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो क्या कहते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में भिन्न होता है। ठीक है, हर कोई स्पेशल होता है।
तो क्या कहते हैं कि जो टीचर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ है ना, ये सारे पॉइंट रिपीटेड हैं कि भाई हर टीचर हर एक पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दे और उसकी जो व्यक्तिगत कमियां हैं उनको निदानात्मक से पता करे और उपचारात्मक से उसका उपचार करे। समझ गए? ठीक। समानता का सिद्धांत कि हर किसी को समान समझें, है ना, बच्चे आपस में मतलब रहें और ये ना हो कि हाँ वो छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, गरीबी अमीरी की भावना, ऐसी कोई भावना ना हो। सहयोग की भावना, बच्चे आपस में रहते हैं तो वो सहयोग करें, सहयोग द्वारा सीखें, अभिभावक सहयोग करें। समावेशी शिक्षा में अभिभावक हो गए, निरीक्षक हो गए, टीचर हो गए, पेरेंट्स प्रिंसिपल हो गए, ये सारे के सारे उस एक संस्थान, कोई पर्टिकुलर संस्थान है उसको उठाने की कोशिश करें, है ना, मतलब उसमें सहयोग करें सभी लोग मिलके। आत्मनिर्भरता, बच्चे जो विशिष्ट बालक होते हैं या जो 90 IQ से कम होते हैं तो उनके आत्मविश्वास, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें इस तरह की दक्षता दें। शिक्षा के समान अवसरों को जो है क्या बोलते हैं अवसर दें, वो तो ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम हो, देखो यही चीज़ है कि भाई जो है कोई बच्चा अगर नहीं उतना अच्छा सीख पा रहा है तो इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं कि पर्टिकुलर जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को सीख सके, अधिगम को सुचारू रूप से कर सके और जो मुख्य धारा है उसमें वो आ जाए। ठीक है। समावेशित पर्यावरण, देखो ये जो है टीचरों का काम है, अभिभावकों का काम है, पेरेंट्स का काम है कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट हो वो समावेशित हो, मतलब किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो, सभी के सभी जो है समानता के भाव से रहें और सहयोग के भाव से रहें। ठीक है। अब देखो समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ या ऐसे मुद्दे भी कहा गया, मैंने मुद्दे, ठीक है। देखो समावेशी विद्यालयी वातावरण ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि अगर समावेशित वातावरण अगर है तो बच्चे, ये वो चीज़ें हैं कि अगर हैं, मैंने पहले ही बताया ये वो चीज़ें हैं, जैसे अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा हो, मतलब रिस्पॉन्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो रिस्पॉन्स जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। सबके लिए विद्यालय में उपलब्धता ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चुनौती इसलिए है कि सभी के लिए उपलब्धता नहीं हो पाती है। बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, अगर बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। मार्गदर्शन और मार्ग निर्देशन की व्यवस्था, ये वो चीज़ है जैसे निदान और उपचार वाली बातें हैं कि अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसे उचित मार्गदर्शन दिया जाए। ठीक है। सहायक तकनीकी के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। समुदाय में सक्रिय भागीदारी, जैसा कि मैंने बताया था कि समावेशित जो है पर्यावरण होना चाहिए और सहयोग का सिद्धांत होना चाहिए कि भाई सभी लोग उसमें सक्रिय रूप से, टीचर्स, पेरेंट्स और क्या बोलते हैं जो निरीक्षक होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उनके सबकी सक्रिय भागीदारी होगी। शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो हर बच्चे पे फोकस्ड रहें और व्यक्तिगत रूप से उनका अवलोकन कर सकें, उनको अधिगम दे सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना तो समावेशी शिक्षा के बारे में मोटा मोटा पता चल गया होगा, है ना। ठीक। चलिए अब बात करते हैं निःशक्तता का अधिनियम 1995। इस टाइम पीरियड पे 7 टाइप की जो थी वो विकलांगता थी। ठीक है, 7 टाइप की। देखो इसमें जो है PWD में 1995 में अक्षमता की जो स्थिति है उसको परिभाषित किया गया है कि क्या स्थिति हो कि बच्चे को हम विकलांग कह सकें। ठीक है। समितियों का इसने निर्माण किया ताकि जो विकलांग लोग हैं उनका उद्धार किया जा सके, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनके लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं वो किया जाए। पृथक शैक्षिक व्यवस्था, जो बच्चे कुछ हद से, देखो इस टाइम पीरियड में इन्होंने पृथक शैक्षिक व्यवस्था की बात की कि जो इस तरह के लोग हैं वो मेनली क्या होते हैं कि जो है समावेशित वातावरण से मतलब समायोजन नहीं कर पाते सामान्य बच्चों के साथ, है ना। तो उस टाइम मतलब जब ज़्यादा क्या बोलते हैं वो, अगर ज़्यादा विकलांग हैं तो उनके लिए फिर अलग ही स्कूल होता है। ठीक है। अब जैसे
आईक्यू मैंने आपको बताया कि 70 से 90 आईक्यू जो होता है वो आपका धीमी गति से सीखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि 50 से नीचे आईक्यू है तो वो तो कुछ सीख ही नहीं सकते ना। वो कुछ सीख सकते हैं, वो कुछ नहीं सीख सकते। उनको उनको एक रिदम में एक मैंने जो क्या नाम है विज़िट किया था एक स्पेशल स्कूल में, मतलब विशिष्ट स्कूल में, ऐसे ही बच्चे वहाँ रहते थे। तो उन लोगों को पर्टिकुलर, जैसे किसी को दीपावली के दिए बनाने को दे दिया गया, मतलब काम दे देते थे। कोई बच्चा क्या नाम है डिज़ाइन वगैरह बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो कटोरी बना रहा है जो नहीं डिस्पोजल वाली है ना, तो वो जो चीज़ें हैं उनको व्यावसायिक दक्षता दे दी जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए पृथक शैक्षिक व्यवस्था की ज़रूरत है। रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इन्हें आरक्षण की विशेष ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन्हें आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यात्रा संबंधी सुविधाएं, यात्रा संबंधी जैसे विकलांगों के लिए क्या नाम है पहले जो एक 3 पहिया साइकिल थी वो दिया गया था है ना किसी योजना के तहत, और गाड़ी दी गई थी है ना। और जो है विकलांगों को परमिट देते हैं सरकारी परिवहन में या ट्रेनों में, कोई कार्ड होता है जिससे वो दिखा के फ्री में सफ़र कर सकते हैं। अक्षमता रोकने के शोध, मतलब इन बच्चों में जो अक्षमता होती है कि हाँ भाई ये क्यों नहीं सीख पाए, जो उस योग्य नहीं हैं तो उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो सीखने योग्य हैं और नहीं सीख पा रहे हैं तो उनकी अक्षमता को जानना और उस पर शोध करना कि इनकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें, ठीक है, उसका शोध करें। स्वास्थ्य सुविधाएं इनको दी जाएं, उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था करी जाए। ये अक्षमता को रोकने वाले उपकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये जो विधेयक था 2016 का, इसने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की जगह ली। ये ऐसे मान सकते हैं कि ये जो विकलांग अधिनियम था इसी का एक तरीके से संशोधित रूप है, ठीक है। 1995 से अब 2016 में आया है, ठीक है। आरटी एक्ट 2019 के अंतर्गत 6 से 18 के लिए तो हमने पहले ही बता चुके हैं ना। देखो RPWD एक्ट 2016 आया जो कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसने क्या है कि इसने 1995 की जगह ले ली, 2016 की बात कर रहा हूँ। और पहले 7 टाइप की जो विकलांगता थी उस 7 प्रकार की विकलांगता को बढ़ाकर अब इन्होंने 21 प्रकार की विकलांगता कहें तो नाम भी बदल दिया, अब इनको बोलते हैं दिव्यांगता, ठीक है, 2016 के तहत। ठीक है, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ आगे देखते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेश शिक्षा प्रदान करनी होगी। क्या बात, जो भी सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय खोले हुए हैं उनको क्या करना है, उनको ये नहीं है, वो किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते कि भाई आपका बच्चा विकलांग है या विशिष्ट है तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि हम इसको शिक्षा नहीं देंगे, आपको देनी होगी और सामान्य बच्चों के साथ देनी होगी, ठीक है। बेंचमार्क विकलांगता, इन बेंचमार्क विकलांगता में जॉब में जो आरक्षण होता था वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। बेंचमार्क विकलांगता क्या होता है, विकलांगता का एक परसेंटेज होता है, ठीक है, वो चेक किया जाता है कि विकलांगता का क्या परसेंटेज है। अगर विकलांग पर्सन 40 प्लस विकलांग है, मतलब 40% से ऊपर विकलांग है तो उसको बेंचमार्क विकलांग कहेंगे, ठीक है, बेंचमार्क समझ गए। और अगर उससे नीचे है तो फिर वो सिर्फ थोड़ा बहुत विकलांग है, ठीक है। अच्छा, विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए विशेष न्यायालयों को गठन भी किया गया कि भाई अगर कोई भी विकलांगों के नागरिक, जो विकलांग नागरिक हैं उनको अपमानित करते हैं या उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए विशेष न्यायालय खोले गए और उनके लिए दंड के प्रावधान भी रखे गए, ठीक है। तो आई होप समावेशी शिक्षा आपको समझ में आया होगा। तो एक वीडियो और बची है, उसको मैं अभी कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर और वेट करिए, ओके। चलिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आपके सेमेस्टर की आखिरी वीडियो होगी और आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए आगे जो है यूज़फुल रहने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में आपकी मेनली टीचिंग वगैरह होगी, तो उससे संबंधित मैं आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, जो अपना एक चैनल है उसका लिंक क्या, एक बार मैं लेसन प्लान आपको समझा दूंगा और उस लेसन प्लान के ज़रिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाके बहुत सारे लेसन प्लान आप चेक कर सकते हैं और उसी को देख के समझ के आप लोग नए नए लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यूपी टेट भी स्टार्ट करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर। और ये तो बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कैसे? देखो, अभी हम लोगों ने समावेशी शिक्षा पढ़ा तो उसका है कि समावेशी शिक्षा जो है एक नवीन प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षा है वो प्राचीन प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सभी को जोड़ने का काम करता है, एकीकरण का काम करता है, लेकिन ये पृथक्करण करता है। ये मतलब कैसे एकीकरण का काम करता है? ये सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात करता है। ठीक है, और ये क्या कैसे करता है? ये सामान्य और विशिष्ट को अलग अलग करने की बात करता है। ठीक है, चलिए, भेदभाव रहित है, सभी को बिना भेदभाव के शिक्षा की हम लोगों ने बात करी थी। ये भेदभाव पर आधारित है। ठीक है, ये संपूर्ण शिक्षा होती है समावेशी, लेकिन विशिष्ट शिक्षा संपूर्ण शिक्षा नहीं होती। संपूर्ण विकास पर बल देता है, बल्कि ये क्या करता है? ये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देता है। ये कहता है कि जो क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक हैं, जो इनकी IQ 90 से कम है, उनको व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाए। या उस टाइम पीरियड में IQ का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके अनुसार जो सामान्य से जरा सा भी कमज़ोर है उन्हें व्यावसायिक शिक्षा ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। साधारण स्कूलों में प्रदान की जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य बच्चों के साथ साधारण स्कूल प्रणाली की तरह वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन ये साधारण प्रणाली से भिन्न होती है क्योंकि विशिष्ट बालकों के लिए एक विशिष्ट स्कूल होता है। यह व्यवस्था जो होती है अपंग और सामान्य दोनों को एक साथ मिलाकर करती है, जबकि ये दोनों अलग अलग कर देती है। ठीक है, इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, इसमें केवल असमर्थ बालकों को शामिल किया जाता है जो असमर्थ होते हैं। ठीक है, यह शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक बनाने में सहायक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हीन भावना आ जाती है बच्चों में। ठीक है, जब अलग अलग होंगे। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के विकास के साथ शिक्षित किया जाता है। ठीक है, दोनों बच्चे एक साथ, वो तो आपको पता ही है। इसमें क्या है? पृथक पृथक शिक्षण दिया जाता है, उनको अलग और इनको अलग, सामान्य और विशिष्ट को। इसमें सामान्य व विशिष्ट दोनों अध्यापक शिक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक, इस तरह के अध्यापक जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं। ये आपका समावेशी कंप्लीट। आपकी यूनिट, अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो यूनिट 1 का था। ठीक है, आपके में यूनिट 2 भी है जो कि अपवंचित बालक है, और अपवंचित बालक मैंने पेपर 2 के क्लास 16 में पढ़ाया है। ठीक है, पूरा जनसंख्या है शायद उसमें, जनसंख्या के चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 आपकी विशिष्ट बालक है, जो कि पेपर 3 के साइकोलॉजी के, और ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसकी क्लास 12 और 13 है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उस टाइम पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे जाके मतलब प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर 1 या पेपर 2 की जो मैंने समस्या थी, जो मुझे डाउट था, मैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मैंने आपके अकॉर्डिंग क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से पेपर 1 जो है वो फिलॉसफी है, पेपर 2 जो है वो सोशलॉजी है, और पेपर 3 जो है वो आपका साइकोलॉजी है।
कंफर्म हो गया, उसी हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट डाली है, उसी अनुसार हमने जो है बाकी की वीडियो बनाई है। ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 की, तो उसी अकॉर्डिंग डाल दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेक करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगी है, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने देखा और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहे, जो अभी रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बने रहना, आगे यूपी टेट वगैरह और भी जो है एग्ज़ाम, जो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का शुरुआत करेंगे, और साथ साथ बीच बीच में आपका बीएड भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग मेरा पहला बैच हो, तो मैं आप लोगों के साथ पूरी कोशिश करूँगा और पूरा एफर्ट डालूँगा आप लोगों के साथ, तो डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।